नमस्कार, आप अमर उजाला देख रहे हैं और हम अपनी चुनावी कवरेज के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक सूबे बिहार में मौजूद हैं। पटना और पाटलिपुत्र दो लोकसभा सीटों को अमर उजाला जमीन पर रहकर कवर करना चाह रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी तब आई जब हमारी टीम पटना पहुंची कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का एक लंबी बीमारी के बाद, कैंसर के बाद निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि बिहार के लिए कई कारणों से बेहद अहम हो जाते हैं। उनका जाना किस तरीके की रिक्तियों को बनाएगा और साथ में भारतीय जनता पार्टी और बिहार के राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या और कितना असर होगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति जी मौजूद हैं। बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखा है आपने, न सिर्फ अमर उजाला बल्कि आपका पूरा जो पत्रकारिता का करियर रहा उसमें भी सुशील कुमार मोदी को भी आपने खूब कवर किया, बातें की, चर्चाएं की। सबसे पहले जो एक अमूमन बतौर पत्रकार एक सवाल जो दिमाग में जहन में आता है वो ये कि सुशील मोदी के निधन के बाद कितना बड़ा शून्य है। हालांकि वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, अपनी बीमारी के बारे में जब उन्होंने सार्वजनिक जानकारी दी तभी वो राजनीति से दूर हो गए, लेकिन अब वो शून्य क्या ज्यादा बड़ा बना है? देखिए क्या है कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति में जो हम लोग देखते हैं वो एक ये है कि माइनस जो शून्य की बात कर रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि अगर हम बात करें डाटा की, डाटा जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, वो डाटा बैंक एक तरह से चला गया। मतलब आज से 25 साल पहले भी जो पत्रकार हुए, जो हुआ करते थे, जो चले गए, जो अभी कर रहे हैं, सभी के लिए सुशील मोदी जो है एक तरह के डाटा बैंक थे। मतलब समझिए कि वो लक्ष्मी जो धन है उसके बारे में, सरस्वती की जानकारी देने वाला वो ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति में और कोई दूसरा है ही नहीं। मैं किसी को नहीं पाता हूँ उस जगह पे कि जो वो जानकारी ला के दे सके, उतनी जानकारी, उतने तथ्य ला के दे सके। और वो तथ्य इतने मजबूत होते थे कि उसको भारत सरकार भी जब जीएसटी लागू करना था या जो भी ऐसी बातें हुई, हर जगह पे वो लागू हुआ। और जब डिप्टी सीएम बने वो, तब वित्त मंत्री बने, तो हम लोग जब वो विपक्ष में थे तब भी जो कंक्रीट जो तथ्य के साथ वो उनके आने की आदत थी। जब पक्ष में आए, सत्ता में आए, तब भी उनका जो तथ्यों के साथ जो हिसाब किताब, गुना गणित जो भी है लेके आने का, वो बहुत जबरदस्त जानकारी थी, उनके पास रहती थी। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो शून्य है ना, उसको अभी तो फिलहाल कोई किन्हीं के पास, मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। भाजपा के अंदर भी न राजद में कोई है, न जदयू में कोई है जो इस तरह का कैलकुलेशन लेके आता हो और इतनी जबरदस्त जानकारी आपको दे दे जो कंक्रीट हो, जिसपे आप कभी भी सवाल नहीं खड़ा कर सकें, कोई सवाल खड़ा नहीं कर सके। हम लोग देखते थे, मैं दिल्ली में भी था तो वहां से भी कोई जानकारी अगर आपको कंफर्म करना है तो उसके लिए सुशील मोदी बेस्ट पर्सन थे। मैं दरअसल यही चाह रहा था ज्योति जी कि पत्रकारिता, एक पत्रकार के तौर पर कोई एक ऐसा किस्सा, कोई एक ऐसा अनुभव जो आप साझा करें जो सुशील मोदी को सुशील मोदी होना बताता हो। 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें महागठबंधन एक साथ लड़ा था, मैं भी बिहार आया था, सुशील मोदी का इंटरव्यू करने का मौका मुझे भी मिला था। लेकिन जैसा आपने कहा, फोन से लेकर सामान्य बातचीत, ऑफ कैमरा बातचीत, कई सारी मुलाकातें आपकी रही। कोई एक ऐसा किस्सा जो उस व्यक्तित्व को दिखाता हो? देखिए एक किस्सा नहीं मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं लगभग 30 साल से सुशील मोदी को जान रहा था। जो सुशील जी थे कि उनकी सबसे बड़ी बात जो थी कि आप कहीं भी ऐसा कंसेप्ट नहीं देखे होंगे कि जो निर्विकार भाव से सभी पत्रकारों को आमंत्रित करे। कोई गिफ्ट देने के लिए नहीं, कोई उपहार देने के लिए नहीं, कोई छपवाने के लिए नहीं। साल में एक बार हम लोग सुशील मोदी के बुलावे पे जाते थे और पर्सनल बुलावा, चाहे वो डिप्टी सीएम हैं या नहीं हैं, उनका पर्सनल बुलावा हमारे पास आता था कि भाई आप आइए। और वो पत्रकारों का मिलन समारोह होता था जिसमें कोई और नहीं होता था। सुशील जी उसके गेस्ट, मतलब होस्ट थे, और हम लोग सभी पत्रकार जो हैं गेस्ट बन के वहाँ जाते थे। और हर साल, ये पिछले बार तक हम लोग इस चीज़ को जा रहे थे, तो हम लोग ये मिस करेंगे कि पत्रकारों का कोई मिलन, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पत्रकारों को यहाँ पे, क्योंकि और जगहों पे क्या है, बड़े शहरों में या दिल्ली में जैसे प्रेस क्लब है, वहाँ पे सिलेक्टेड लोग जाते हैं, सभी पत्रकार नहीं जाते हैं। लेकिन जो सुशील मोदी यहाँ पे कार्यक्रम करते रहे हैं हर साल, उसमें सभी पत्रकारों को बुलाते हैं, बढ़िया बात करते थे और सबसे मिलते थे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उनकी जानकारी में आप एक बार आ गए हैं तो आपको भूल नहीं रहे हैं, तो वो आपको बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, जितना भी ऑनर है। और सबसे बड़ी बात उन सब चीज़ों के साथ कि पत्रकारों के बीच में
ठीक है, आप प्रेस क्लब नहीं बनाया सरकार ने, यहाँ पे बहुत सारी कमियां रही, लेकिन पत्रकारों को एक करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती थी। और हम लोग इसी बहाने एक दूसरे से मिलते भी थे, जो नए लड़के आए हैं उनको जानते भी थे, जो पुराने हैं वो कैसे हैं। ऐसे हम लोगों को कुछ नहीं पता चलता है कि कहाँ कौन कैसे रह रहे हैं, लेकिन उस समय सुशील जी के, उस समय जो 25 साल पहले उनके दौर में से निकल चुके हैं, पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, ऐसे भी लोग आते थे। और लगातार उस समय जो 25 साल का दौर है उस समय भी लोग आ रहे थे, मतलब इस सदी के भी लोग आ रहे थे। सिद्धांतों के बड़े मजबूत माने जाते थे। मतलब मैं जिस अपने अगर व्यक्तिगत उस बात को कहूं तो 2015 में मैं जब आया, रोड शो वो कर रहे थे, उम्मीदवार थे वो विधानसभा के चुनावों में भी, और अपने उम्मीदवारों के साथ भी घूम रहे थे, क्योंकि छवि बड़ी थी, नेता बड़े थे। तो समय दिया था, सवालों के क्रमांक दिए थे कि इतने सवाल, इतना समय आपको पूछना है, फिर मुझे दूसरों से बात करनी है। और जो हम लोगों का लालच होता है कि थोड़ी बात और हो जाए, तो उन्होंने कहा कि बोले मैं इस पर आपसे नाराज हूँ पूरा इंटरव्यू होने के बाद, क्योंकि बोले मैं समय की और बाकी चीजों की बड़ी कोशिश करता हूं कि वो वैल्यू बनी रहे। तो सिद्धांतों की जब बात आती है, सिद्धांतों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उनसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा था, वो जोड़ी टूटने के बाद, कि लोग कहे कि कई सारी जोड़ियां होती है, बिहार में भी एक जोड़ी थी, और बिहार में पूरे दौर को कहा जाता है जहां बिहार ने एक तरफा विकास के क्रम को बहुत तेजी से देखा। ये कहा जाता है कि 2005 के बाद जो ढेर सारे बदलाव आए, वो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी के कारण आए। जब वो गठबंधन टूटा था तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब जोड़ी दोबारा बनेगी मुझे नहीं मालूम, और वो एक दूरी दिखाई दी अंतिम समय तक कि फिर वो सिद्धांततः नीतीश कुमार के बगल में खड़े नहीं दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी साथ रही, लेकिन वो एक दूरी बनाकर रखे। क्या वो इतने मजबूत या उस तरीके से कि नहीं, जो फैसला किया उस पर अडिग रहूं, और वो राजनीति में उसके नफे नुकसान हो, उस कीमत पर भी वो तैयार रहते थे? नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शक नहीं है क्योंकि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये तीनों जेपी के त्रिमूर्ति कहे जाते थे। तीनों के बीच में एक समय के बाद सुशील मोदी अलग हुए। इधर कैलाशपति मिश्र थे जो भाजपा को पूरे तरह से, बिहार भाजपा उनके नाम से पहचानी जाती थी। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी अगर बिहार में कोई बना सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक जीवन में, तो निश्चित रूप से सुशील मोदी थे। तो एक समझिए कि वहां से लालू और नीतीश जो है एक साथ थे, सुशील मोदी अलग हो गए। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार और लालू यादव अलग अलग हुए। एक समय आया जब लालू को सपोर्ट की जरूरत थी भाजपा की, तो भी सुशील मोदी काम आए थे। फिर जब नीतीश कुमार को भी एंटर करना था वापस जाने के बाद, आने के बाद, तो सुशील मोदी की भूमिका लगातार रही। जब 2013 की बात, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया गया, तो इन्होंने, नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। स्वाभाविक है भाई, कोई आगे किसी को बढ़ते देखना चाहता। लेकिन चलिए, वो दूरी जो बनी उसके बाद सुशील मोदी ने भी अपनी दूरी रखी। एकदम जो उनकी भूमिका थी वो भूमिका पे रहे। जब वो विपक्ष में आगे नीतीश कुमार के सामने खड़े हो गए तो सामने खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि आप डगमगाए। तो नीतीश कुमार जिस समय सुशील मोदी से दूर हुए, दोनों आमने सामने की टक्कर में रहे। हर समय लगा कि भाई ये जवाब देने के लिए यही आदमी है। अभी भी जब नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक सुशील मोदी को ही जवाब दे रहे थे। और जब दोबारा देखिए, जो 2020 के पहले, जो 2017 में जब भाजपा की वापसी हुई एनडीए में, मतलब जदयू की वापसी हुई एनडीए में, कैसे हुआ? सुशील मोदी ने कमान संभाली। लगभग 50 दिन मिट्टी घोटाला, मॉल घोटाला सामने लाया नीतीश कुमार की आंख खोलने के लिए, और कुछ नहीं था। मैं उसको ये मान रहा था कि नीतीश कुमार की आंख खोलने के लिए ही प्रयास था, और उस प्रयास में वो सफल हो गए थे। वो जो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार पलट गए, मैं उसको निजी तौर पे इसको नहीं मानता हूँ। ये शब्द मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि पलटना एक अलग चीज है, और ये जो होना, मतलब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आना, ये इस बार जैसे जनमत लेके पलट जाना एक स्वाभाविक है, आप बोलेंगे पलटना। लेकिन जो आपका ढांचा है, आपकी जो सोच है, उस सोच के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, और उस समय नीतीश कुमार आए, तो सुशील मोदी उसके लिए फ्रंट पे खड़े होके सुशील मोदी ने किया। उनके साथ जो दिक्कत हुई 2020 वाले, जो दिक्कत हुई 2020 में, जब जनमत आ गया भाजपा के पास जदयू के साथ, तो जो उनको जो भेजा गया, राज्यसभा भेजा गया, वो समझिए कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी, अगर नीतीश कुमार आज बीमार पड़ गए हैं या वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने की स्थिति में है, तो आप समझ सकते हैं कि 50, 51, 52 साल के आसपास की तीनों की मित्रता है। और नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से थोड़ा उस तरह के हैं सुशील मोदी को लेके। क्यों इतना ज्यादा फीलिंग थी उनकी कि 2020 में जब सुशील मोदी को नहीं बनाने की बात हुई, तो
उसके बाद से वो उखड़े हुए ही रहे थे, लगभग समय पर वो उखड़े ही रहे। और जो सरकार गिरी, वापस इनकी गिरी 2020 में जो सरकार बनी, फिर जब महागठबंधन में नीतीश कुमार गए, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं था कि सुशील मोदी जो दूर हो गए थे उसका कारण। तो आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां थी सुशील मोदी के साथ, उन्होंने जिस समय जो भूमिका मिली उनको वो निभाया, लेकिन ये बात जरूर रखी कि भाई भूमिका निभाते समय हम अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि आप अगर हमारे मित्र हैं तो हम आपको सच दिखाएं। वो सच दिखाने का व्यक्तिगत और दलगत दोनों संबंधों को अपने हिसाब से कायम रखा। कुछ देर में पटना की इन्हीं सड़कों पर जहां हम अभी बात कर रहे हैं, सुशील मोदी जी का जो पार्थिव शरीर है वो निकलेगा पार्टी कार्यालय, विधान भवन जो है वहां, और उसके बाद उनके निज निवास और तमाम जगहों पर उसके बाद उनकी अंत्येष्टि होगी। उससे पहले एक सवाल, और चूंकि हम बिहार में खड़े हैं, बिहार की राजधानी में खड़े हैं, जाति बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है जो थी, सुशील मोदी जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का प्रभुत्व या उस बिरादरी को अपना हिस्सा सुशील मोदी के जरिए दिखता था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंतरिक राजनीति में कोशिश की कि वो शून्य ना बने, सुशील मोदी के बजाय उनकी जाति प्रतिनिधित्व उसको दिया गया, उसका प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या वो स्पेस, और क्या ये माना जाए कि सुशील मोदी अपने वर्ग के सबसे बड़े नेता थे या अपने ही वर्ग के नेता थे? उन दो बातों के बीच में साथ में ये चीज कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी जो प्रयास कर रही थी उसमें कामयाब होती दिखेगी कि हाँ, उनके स्वास्थ्य कारणों से बिहार की राजनीति से जब उनको राज्यसभा के जरिए दूर हुए तो वो जो वैक्यूम है क्या उसको भर पाया जाएगा? मैं इसमें भाजपा की गलती मानता हूँ। मैं इसमें इसलिए भाजपा की गलती मानता हूँ कि अगर सुशील मोदी इतने बड़े नेता थे आपके नज़र में, 6 महीने से वो बीमार थे, तो आपने उनके लिए क्या स्टैंड लिया? क्या आप पार्टी की जो पार्टी उनके लिए माँ बाप सब कुछ था, जो जिस पार्टी की आस्था में शुरू से अंत तक रह गए, क्या उस पार्टी ने कोई ये जानकारी नहीं थी कि सुशील मोदी बीमार हैं, कैंसर है? जब उन्होंने 3 अप्रैल को घोषणा की तो 6 महीने उन्होंने लिखा कि मैं 6 महीने से कैंसर से जूझ रहा हूँ, और 40 दिन के बाद उनका निधन हो गया। तो क्या ये 40 दिन ही मैं मानूं? अगर आप एक परिवार है, भाजपा परिवार है, तो निश्चित रूप से वो भाजपा को पता होना चाहिए था, और अगर पता था उसके बावजूद उनको राज्यसभा का ऑनर नहीं दिया गया। ये ऑनर देने की बात होती, चलिए वो आदमी जा ही रहा है, उसको ऑनर दिया जा सकता था, ठीक है, नहीं आपने वो भी नहीं दिया। आपको पता नहीं था, अगर पता था तो आपने देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। अब वैश्य राजनीति, जहां तक देखिए भाजपा को कहा जाता है वैश्य से जुड़ी हुई पार्टी है, उसका आधार देश है। तो अमित शाह जब भी आते थे इससे पहले के चुनाव में, तो हमेशा सुशील जी, आप एक भाषण में आप 40 बार उनका नाम सुनते होंगे, अगर आप इसके पहले का। तो मैं नहीं देख पा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में उस तरह से उनका नाम लिया गया। तो क्या आप ये मानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब सुशील मोदी तो अपने आप किनारे हो गए हैं और उन्होंने खुद ही कर दिया, तो क्या इसकी जरूरत नहीं है? सुशील मोदी की जरूरत थी, ठीक है। आप ये फीलिंग का मामला था। चलिए, किसी का अच्छा रिलेशन होगा उनके साथ, किसी का बुरा रिलेशन होगा, किसी की अच्छी यादें होंगी, किसी की बुरी यादें होंगी, ये होता है। और राजनीति में लोग कोई मुकाम पाता है तो हो सकता है बहुत सारे लोग किनारे हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी। और वैश्य नेताओं को, जैसे राज्यसभा उनकी जगह पे वैश्य एक महिला को भेजा गया, ठीक है, आपने भेज दिया। आप ये वैश्य मतदाताओं को समझा सकते हैं, लेकिन जो पार्टी की फीलिंग वाले लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की फीलिंग वाले जो लोग हैं उनको ये असर कहीं ना कहीं टीस जरूर रहेगी कि सुशील मोदी को जिस तरह से ऑनर किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। एक अंतिम सवाल जो मैं इस बातचीत के क्रम में, यूं तो कई सारी बातें, कई सारे किस्से होते रहेंगे और कई सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं 4 प्रमुख दलों की अगर बात करूं, उसमें अगर कांग्रेस को भी ले लिया जाए, लेकिन अगर मैं क्षेत्रीयवार बात करूं, सुशील मोदी निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार में सबसे बड़ा चेहरा रहे, क्योंकि उनके दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक उप मुख्यमंत्री नहीं रखा। फिर हमने देखा कि 2 और 3 का क्रम वो आया बिहार में। सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री बने भाजपा के कोटे से, तब एक ही उप मुख्यमंत्री होते थे, वो सुशील मोदी होते थे। रामविलास पासवान, सुशील मोदी, कई बड़े नेता ऐसे हैं जो अपनी पीढ़ी के, जो आंदोलनों की पीढ़ी से निकले, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो उस आंदोलन वाली राजनीति का, उनके संदेशों का क्या कोई दिखता है जो अगला ध्वजवाहक हो सुशील मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में? वो परिवार में उत्तराधिकार तो दे नहीं गए, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता ऐसा दिखाई देता है जो उन तर्कों के साथ, जैसा आपने कहा ना कि आर्थिक विषयों पर बात करिए सुशील मोदी से, तो आपको पता चलता था कि क्या नेता है। मतलब लोग मजाक में कहते थे कि बिहार के अरुण जेटली से बात हो रही है। तो चाहे वो आर्थिक विषयों की बात हो, चाहे नेता की बात हो, चाहे सिद्धांतों की बात हो, क्या अगली पीढ़ी में कोई ऐसी चीज दिखाई देती है?
देखिए, आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं इसके ठीक बाएं साइड में ये राजेंद्र नगर का इलाका है जहां उनका आवास है, और ये दाहिने साइड का इलाका जिसको कदम का मूल तक कहा जाता है, यहाँ जेपी का आवास कुछ दूर पे है। ये जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी में उनके समय के जो लोग हैं, डॉक्टर ये नंदकिशोर यादव हैं, या जो उस तरह के पुराने समय के लोग हैं, उनके अंदर में अभी भी कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं। मैं उनके अंदर फैक्ट्स देखता हूँ। लेकिन अब क्या है कि पार्टियों में बाहरी लोग जो आते हैं ना, उसका कंसेप्ट भाजपा में, मतलब उनको भाजपाई बनने में एक, आप जैसे आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, कोई आदमी 20 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा हो और कोई 4 साल पहले दूसरी कंपनी में 16 साल काट के आया हो अलग अलग कंपनी में, तो उसको 4 साल वाले को, जो यहाँ 4 साल है, उसको 20 साल वाला जो लेने में समय लगेगा, वो सुशील मोदी में को लेके नजर आता है कि सुशील मोदी जिस तरह के बेस वाले व्यक्ति थे, उस तरह का बेस अभी मुझे भाजपा में कोई बहुत बड़ा दिखता नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आप बयान तो दिलवा सकते हैं, आप भाषण ले सकते हैं, चलिए आप किसी से इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन आप जो फैक्ट है, फैक्ट से खेलने वाला आदमी होना चाहिए आपके हाथ में, तब आप उसको वैल्यू देते हैं। पत्रकार किसको वैल्यू देता है? ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप इनका इंटरव्यू कर लें, उनका इंटरव्यू कर लें, उनका इंटरव्यू कर लें, लेकिन जब आपकी अपनी इच्छा जो होती है, आंतरिक इच्छा, तभी पूर्ति होती है जब आपसे ज्यादा जानकार आदमी आपके ज्ञान को बढ़ाए कि भाई अगर किसी विषय पर पकड़ा है तो इन्होंने जवाब देना है। तो वो जरूरत अब मुझे लगता है कि भाजपा को एक क्लास लेके इस तरह का कुछ सेटअप तैयार करना चाहिए। जो पार्टियां हैं, हर एक पार्टी को करना चाहिए, भाजपा ही नहीं, सभी पार्टियों को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोई आदमी आपके पास हो जिसके पास आइडिया बैंक हो, जिसके पास नॉलेज बैंक हो, जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सके कि हाँ, वो आपको 20 साल 25 साल बदलाव, आने वाली संभावना, सारा कुछ बता सके, समझा सके। तो ये में हम मान लें, जैसा मैंने कहा था, अंतिम सवाल है, और मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे जिस पंक्ति के साथ मैं इस पूरी चर्चा को यहाँ विराम देना चाहूँ, कि जो सुबह से हम देख रहे हैं, कल रात से हम देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के तमाम नेता, देश भर के तमाम नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद विपक्ष के नेता जिस तरीके से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, जो उनके परिवार के लिए कहा जा रहा है, वो ये बताने को काफी है कि सुशील मोदी किस तरीके के नेता थे। और राजनीतिक विरोध, अंतर्विरोध, इन तमाम चीजों के बीच में एक अजात शत्रु की एक संज्ञा दी जा सकती है, जो आपने भी कहा अपनी बातचीत में कि कैसे अपने दल की जिम्मेदारियों को पूरा निभाया, लेकिन व्यक्तिगत मित्रता का भी पालन करते रहे, कोई फायदा न देते हुए जो एक असली धर्म है उसको निभाया। सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है। ढेर सारे किस्से, ढेर सारी यादें, ढेर सारी बातें उनकी जरूर रह गई हैं। और जैसा हमने कहा, कुछ देर में पटना की सड़कों पर वो दृश्य भी दिखाई देगा जब तमाम उनके प्रशंसक, समर्थक, उनके साथ उनके दौर में राजनीति करने वाले अपनी ओर से एक अंतिम प्रणाम सुशील मोदी को करना चाहेंगे। हमारी इस चर्चा पर यहीं विराम, और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सुशील मोदी के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।